गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे सीड टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या उसके इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम लोग जो सीड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या क्यों इस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है हमें स्टडी करने के लिए। ठीक है। सो फर्स्टली, सीड टेक्नोलॉजी होता क्या है? सीड टेक्नोलॉजी इज अ साइंस और उसमें हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले है जो सुपीरियर क्रॉप वैरायटीज। सुपीरियर जो क्रॉप वैरायटीज होती हैं जो किसी डिजीज से रेजिस्टेंस होती हैं, किसी इंसेक्ट पेस्ट से, मतलब एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर कोई भी हो उससे रेजिस्टेंस होती हैं। जब किसी भी तरह का उसमें कोई क्वालिटी चेंज करके जो हम सुपीरियर वैरायटीज जो बनाते हैं या उसको रेडी करते हैं वो किस में आता है? सीड टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद क्या होता है? इवेलुएशन। फिर उन वैरायटीज की इवेलुएशन भी होती है, चेक किया जाता है कि कितनी सुपीरियर है या कितनी उसमें कोई डिफेक्ट है या कोई कमी है अभी। फिर उसके बाद इवेलुएशन के बाद रिलीज की जाती है वो वैरायटी। फिर उसके बाद क्या होता है? सीड टेक्नोलॉजी में सीड प्रोडक्शन करते हैं हम लोग। सीड प्रोडक्शन काफ़ी कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं जो, जैसे पीएयू है, आईसीआर के अंडर जो भी इंस्टीट्यूट आते हैं, आईसीआर है, वो सीड प्रोडक्शन करते हैं फार्मर्स को न्यू न्यू वैरायटीज डेवलप करके उनका जो सीड है प्रोवाइड कराती हैं। वो भी किस में इंक्लूड होता है? सीड टेक्नोलॉजी में। फिर सीड प्रोडक्शन के बाद सीड प्रोसेसिंग। सीड की प्रोसेसिंग भी किस में इंक्लूड होती है? सीड टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद आता है सीड स्टोरेज। सीड स्टोरेज करके रखते हैं हम। जब सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसको स्टोरेज करने के लिए भी स्टोरेज फैसिलिटी भी चाहिए। तो सीड स्टोरेज भी किसमें इंक्लूड होता है? सीड टेक्नोलॉजी का ये एक पार्ट है। फिर सीड मल्टीप्लिकेशन या सीड सर्टिफिकेशन आता है उसके बाद। जब भी हम कोई सीड प्रोडक्शन करते हैं, मान लो या तो कोई फार्मर्स कर रहा है या कोई कंपनी करे, कोई मतलब सीड प्रोडक्शन करता है, तो उसका यह सर्टिफिकेशन जरूरी होती है। क्योंकि अगर हम सर्टिफिकेशन ही नहीं करवाएंगे तो हमारा जो सीड है वो रिलीज या वैरायटी के नाम से रिलीज नहीं हो सकता। क्योंकि सर्टिफिकेशन का प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वो सब कुछ चेक करते हैं कि जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं सीड एक्ट के दौरान या सीड सर्टिफिकेशन के लिए, वो पूरी जो सीड प्रोडक्शन कर रहा है वो फॉलो कर रहा है या नहीं। कहीं वो ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं कर रहा है, आइसोलेशन डिस्टेंस प्रॉपर मेन रख रहा है, कंटेमिनेट का ध्यान रख रहा है प्रॉपर, मतलब सब चीजें वो सीड सर्टिफिकेशन के अंडर आती हैं। सीड प्रोडक्शन जब कोई करता है तो सर्टिफिकेशन है जो जरूरी है। फिर सीड क्वालिटी कंट्रोल। अगर हम गुड क्वालिटी का सीड देंगे फार्मर्स को तो ही वो जाके आगे जाके यील्ड अच्छी पा सकेंगे ना। अगर उनको वही कंटेमिनेशन वाला सीड या डिजीज्ड सीड या वीड वाला सीड, कोई ऐसा सीड प्रोवाइड करवाएंगे तो वो यील्ड कहाँ से ले पाएंगे? तो सीड क्वालिटी भी मस्ट इसमें सीड टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होता है। फिर आता है सीड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने सब चीजें कर ली, सीड प्रोडक्शन, एवेलुएशन, सर्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, फिर उसके बाद क्या आती है? सीड मार्केटिंग। यहाँ पे जाके सीड है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, फार्मर्स तक पहुंचता है सेलर्स के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू या रिटेलर्स के थ्रू। तो जब जाता है मार्केट में सेल होने के लिए तो वहाँ क्या होता है? सीड मार्केटिंग। मीन्स क्या हम बोल सकते हैं कि सीड्स टेक्नोलॉजी एक साइंस है जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सुपीरियर क्रॉप वैरायटीज, एवेलुएशन, रिलीज, सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग, सीड स्टोरेज, सीड सर्टिफिकेशन, सीड क्वालिटी कंट्रोल एंड सीड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सीड टेक्नोलॉजी एक साइंस है जो किसके साथ डील करता है? इन सब चीजों के साथ। उसको क्या बोलते हैं? सीड टेक्नोलॉजी। एक चीज और भी आती है सीड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च। तो रिसर्च होती है, चाहे वो सीड प्रोडक्शन को लेकर हो, चाहे सीड फिजियोलॉजी को लेकर हो, या सीड हैंडलिंग को लेकर हो, या कोई ऑल अदर एस्पेक्ट्स को लेकर जो भी रिसर्च रिसर्च होती है सीड से रिलेटेड, वो किस में इंक्लूड होती है या किस में आती है? वो भी सीड टेक्नोलॉजी।
तो इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, उन्होंने बताया है। Seed technology is that discipline of study having to do with seed production, maintenance, quality and preservation. तो सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं, वो सब किस में इंक्लूड होता है, इन सब चीजों में सीड प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी एंड प्रिजर्वेशन। एक इसकी डेफिनेशन से साइंटिस्ट कोवन 1973, उसके बाद फाइस्ट्राइजर ने दी थी अपनी डेफिनेशन। उनकी डेफिनेशन क्या आती है, सीड टेक्नोलॉजी एज अ मेथड थ्रू व्हिच द जेनेटिक एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड कुड बी इम्प्रूव्ड। इट इन्वॉल्व्स सच एक्टिविटीज एज वैरायटी डेवलपमेंट, evaluation and release, seed production, processing, storage and certification। ये सारी चीजें वही आ गई हैं जो मैंने आपको शुरू में बता दी हैं। डेवलपमेंट, इवेल्युएशन, रिलीज, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड सर्टिफिकेशन। और एक इसने बात बताई है कि एक मेथड है सीड टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हम जो सीड की जेनेटिक प्योरिटी या फिजिकल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम सीड प्रोडक्शन करेंगे तो हम ये भी तो, जब सीड सर्टिफिकेशन का ध्यान रखेंगे तो हम उसमें कंटेमिनेशन का भी ध्यान रखेंगे, उसमें हम फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड की डोज का भी ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा मात्रा में, तो वो प्रॉपर एक जो हमारी वैरायटी है वो जब सीड प्रोडक्शन हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, वैल्यूएशन हो जाएगा, तो उसमें जो वैरायटी में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, चाहे तो वो जेनेटिक प्योरिटी है, चाहे उसकी वो फिजिकल प्योरिटी या करेक्टरिस्टिक्स है। फिर उसके बाद क्या आता है, सीड एंड ग्रेन में डिफरेंस। कि सीड, काफी बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि सीड क्या होता है और ग्रेन क्या होता है, तो उसका हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। जो सीड होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अनदर प्लांट। मींस जो सीड होता है वो एक रिप्रोडक्शन की यूनिट है जिसके थ्रू हम अनदर प्लांट की डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखिए हम सीड लगाते हैं तो उससे प्लांट बनकर आता है, हमारी क्रॉप बनती है। और जो ग्रेन होता है वो क्या होता है, a single fruit or seed of a cereal used as a food। जब हम सीड, मान लो कि हम एज अ सीड उसको लगा रहे हैं, प्लांट बन रहा है, वो उसके हार्वेस्टिंग के बाद जो ग्रेन्स आते हैं, ग्रेन्स आते हैं चाहे वो सीरियल्स के हैं चाहे वो फ्रूट्स के हैं, जिसको हम एज अ फूड यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन। और एक बात को ध्यान में रखना है कि ग्रेन को आप एज अ सीड यूज कर सकते हो, पर लेकिन सीड को आप एज अ ग्रेन नहीं यूज कर सकते। और क्या डिफरेंस होता है, सीड में जो होती है बायोबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर सीड की बायोबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो वो जर्मिनेट कैसे अच्छा करेगा, तो जर्मिनेशन ही नहीं होगी इसका, अगर जर्मिनेशन नहीं होगी तो क्रॉप की यील्ड कहाँ से होगी, क्रॉप की ग्रोथ कहाँ से होगी। लेकिन ग्रेन में नहीं है, बायोबिलिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ग्रेन, क्योंकि वो तो हमने खाने के लिए यूज करना है, तो उसकी बायोबिलिटी का तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन अगर सीड के माध्यम से देखा जाए तो बायोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और क्या डिफरेंस है, सीड में भी ट्रीटेड विद फंगिसाइड एंड पेस्टिसाइड। सीड को आप ट्रीट भी करते हो, चाहे वो फंगिसाइड हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो। लेकिन जो ग्रेन होता है उसको थोड़ी ना फंगिसाइड या पेस्टिसाइड से यूज करके उसको एज अ फूड यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपनी कंजम्पशन के लिए यूज होता है। अगर हम वो ट्रीट करके उसको यूज करेंगे तो वो बहुत हानिकारक होता है। तो जो सीड होता है उसके लिए मैक्सिमम जो होती है सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताई है कि जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन भी जरूरी है। सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के बिना तो सीड आपका लॉन्च या वैरायटी एज अ वैरायटी वो मार्केट में लॉन्च हो ही नहीं सकता या रिलीज हो नहीं सकता। लेकिन ग्रेन के लिए नो और कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो तो हमें एज अ फूड या एज अ कंजम्पशन के लिए यूज करना होता है। फिर इसके बाद आता है रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। इस सीड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, वही जो मैंने आपसे बात पहले की थी कि हम सीड टेक्नोलॉजी को क्यों यूज करते हैं, भाई हम क्यों स्टडी करते हैं, वही बताना है कि इसका क्या रोल है। फर्स्ट है इम्प्रूव्ड सीड। इसमें क्या है, ए कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड ऑफ न्यू वैरायटीज वाइजली कंबाइंड विद देयर इनपुट्स significant increase yield level in India. The cultivation of high yielding varieties have helped to increase food production
from 52 million tons to nearly 180 million ton over a period of 40 years. इम्प्रूव्ड सीड उन्होंने 4 पॉइंट दिए हुए हैं अलग अलग से कि इम्प्रूव्ड सीड है जो कैसे कैसे जो सीड टेक्नोलॉजी के थ्रू किस किस माध्यम से वो हेल्प करता है। अगर मान लो कि हमारे पास सीड अच्छा नहीं है, ठीक है, तो हमारी यील्ड है वो भी अच्छी नहीं होगी। तो हमारी यील्ड अच्छी नहीं है तो हमें इकोनॉमिक पर्पज से भी लॉस होगा, एज अ फूड पर्पज से भी लॉस होगा, क्योंकि बाद में उसका ग्रेन भी बनना है ना, जब वो जाके हार्वेस्ट होता है तो जिसको हम एज अ फूड के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने यही दिया हुआ है, द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड ऑफ न्यू वैरायटीज वाइजली कंबाइंड विद इनपुट्स इंक्रीज यील्ड लेवल। अगर क्वालिटी सीड की इंट्रोडक्शन होगी या क्वालिटी सीड रिलीज होंगे तो उसकी जो यील्ड होगी वो भी अच्छी होगी। इन इंडिया में देखा गया है कि द कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी हैज हेल्प। अगर हाई यील्डिंग वैरायटी है वो क्या हेल्प करती हैं, फूड प्रोडक्शन में भी इंक्रीज करते हैं, जो कि 52 मिलियन से लेके 180 मिलियन टन नियरली पहुंच चुका है इंक्रीज होके, क्योंकि अगर हाई यील्डिंग वैरायटी है तो उसका जो ग्रेन की जो यील्ड है वो भी ज्यादा होगी और फूड के कंजम्पशन के लिए ज्यादा यूज होगा, ठीक है। The next is successful implementation of high yielding variety program. India has to lead a remarkable increase in production and food imports from other countries have been brought down in spite a rapid increase in population. तो थर्ड है द प्रिंसिपल मीन्स टू सिक्योर क्रॉप यील्ड इन लेस फेवरेबल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन द सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ improved varieties suitable to these areas in one of the important contribution to secure higher crop yield। मीन्स क्या है, किसी एरिया में जो यील्ड है वो लेस है तो क्या हो सकता है कि जिन जिन एरियाज में जो उसकी यील्ड है वो हाई है तो वहां तक हम सीड पहुंचा सकते हैं, ताकि उनको जो है फूड की कमी ना हो, हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि किसी किसी शहरों या गांव में उनको ऐसा सीड नहीं मिल पाता, तो उनकी या कहीं ज्यादा मेन तो यही पर्पस होता है कि जब किसी के एरिया, क्योंकि हर एक एरिया की जो फील्ड होती है, जो सॉइल होती है वो अलग अलग होती है, किसी की सॉइल जो बंजर टाइप की भी होती है वहां पे क्रॉप हम लग ही नहीं सकती, तो वहां से यील्ड क्या मिलेगी, ठीक है। तो वो ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटीज इसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं, ताकि वहां के गांव तक भी हम जो है फूड की सप्लाई कर सकते हैं, या अपनी सीड की या ग्रेन की सप्लाई कर सकते हैं, ताकि वहां पे फूड की जो है दिक्कत ना आए और हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो पाए। और क्या होता है, मीडियम रैपिड rehabilitation of agriculture in cases of natural disaster, in case of floods and drought affected areas the government will provide the improved seed from national seed stock to rehabilitate the agriculture production of food grains in the country। मतलब कोई की कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल डिजास्टर से है, जो फ्लडेड एरिया में, ड्राउट अफेक्टेड एरिया में जो क्रॉप्स हैं या हमारा जो सीड है वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि वो ना तो ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है जो नॉर्मल सीड होता है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उनको इम्प्रूव्ड सीड प्रोवाइड करती है। वो किसके थ्रू हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इम्प्रूव्ड सीड की, वो भी सीड टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर रहे हैं ना। तो इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि जहाँ पे फ्लड वगैरह, जहाँ पे या ड्रॉट इफेक्टेड एरियाज है, वहाँ पे गवर्नमेंट है जो इम्प्रूव्ड सीड अपना जो स्टॉक है उसको भेजती है, ताकि वहाँ के लोग हैं जो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। फिर नेक्स्ट क्या है, गोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, वो क्या क्या है। फर्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव या गोल है इसका, या मेन एक इम्पोर्टेंस है सीड टेक्नोलॉजी, वो क्या है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन। अब रैपिड मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है, मान लो कि हम लोग सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हमने कोई वैरायटी लॉन्च की या न्यू वैरायटी लॉन्च किया और वो फार्मर्स को चाहिए, तो आप उसको ऐसा तो नहीं है कि हाँ जब फार्मर मांगने आएगा कि हाँ मुझे ये वैरायटी का सीड चाहिए तो आप उसी टाइम में उसको उठा के दे दोगे, या कोई उसे गलत वैरायटी का सीड दे दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप उसको क्या बोलोगे कि हाँ नेक्स्ट ईयर तक ये मैं आपको सीड है जो प्रोवाइड करवा दूंगा प्रॉपरली। तो आप क्या करोगे, उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, सीड को एक साल के लिए इतना सीड तैयार कर लोगे कि जब फार्मर्स आए आपके पास सीड लेने के लिए तो आपको उनको ये ना बोलना पड़े कि हाँ भाई मेरे पास सीड नहीं है आप कहीं और से ले लो,
या नेक्स्ट ईयर में आपको दे दूंगा, तो आप उतनी मल्टीप्लिकेशन करके रखो उस सीड की, ताकि जब नेक्स्ट ईयर में वो सीड मांगने आए आपसे, या वो वैरायटी का सीड है जो लगाने के लिए आपके पास आए मांगने, तो आप फट से उसको उठा के सीड दे सको। ऐसा नहीं है कि आपको देखना पड़े हाँ यार मैं कहाँ से सीड देख रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टाइमली सप्लाई। The improved seeds of new varieties must be made available well in time so that the planting schedule of farmer is not disturbed and they are able to use good seed for planting purpose. टाइमली सप्लाई का क्या मतलब है? मान लो कि हम उसे फार्मर्स को धान का सीड चाहिए, पैडी का सीड चाहिए, ठीक है, और वो आपको मई जून में ही मांगे, क्योंकि जून में ही लगती है पैडी पैडी, तो वो मई में ही मांगेगा ना आपसे सीड कि हाँ मैंने नर्सरी रेस करनी है। तो अगर आपके पास सीड ही नहीं होगा तो फार्मर्स को आप बोलोगे कि आप 1 मंथ रुक जाओ, 2 मंथ रुक जाओ, तो उसके क्या सारे प्लांटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो स्केड्यूल उसका चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे वो जून में लगाता है, अगर आप उनको उसको टाइम पे सीड नहीं मिला तो अगस्त में चली जाएगी वो, फिर क्या होगा, उसकी जो मेच्योरिटी है वो भी लेट होगी, तो उसमें डिजीज और पेस्ट आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर डिजीज और पेस्ट आएंगे तो उसकी जो यील्ड है वो ऑब्वियस सी बात है कि डिक्रीज होगी होगी, अगर डिजीज वाली कोई क्रॉप है। तो मीन्स टाइम पे सप्लाई करना भी एक जिम्मेवारी है, या एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि सीड ऑब्वियसली करते ही हैं। जब सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो आपको पता ही होता है, क्योंकि जो सीड प्रोडक्शन कर रहा है उसको पता ही होगा वैरायटीज के बारे में, हाँ कि लोग कौन सी क्रॉप किस टाइम लगा रहे हैं, कौन से सीजन में, तो वो अपने पास रखेगा, लेकिन टाइम पे उसको सप्लाई करना जरूरी है। फिर एक और आता है थर्ड, एश्योर हाई क्वालिटी ऑफ सीड। दिस इज नेसेसरी टू obtain the expected dividends from the use of seeds of improved variety। हाई क्वालिटी का सीड देना भी जरूरी है, क्योंकि फार्मर्स जब सीड लेने आता है तो उसको तो भरोसा सीड देने वाले पे ही है ना, वो हमें कैसा सीड दे रहा है। अगर हम उनको अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं दे रहे तो आगे से वो कैसे आएगा हमारे पास सीड लेने के लिए, या फिर कंप्लेंट्स करेगा, फिर आपको उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का सीड देना भी आपकी एक इम्पोर्टेंट या मेन जिम्मेवारी बनती है। फिर नेक्स्ट फोर आता है रीजनेबल प्राइस। प्राइस का बहुत बड़ा फंडा है। कई बार क्या करते हैं सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, सीड की प्राइस इतनी ज्यादा रख देते हैं, या किसी कोई वैरायटी फेमस हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वो उसका प्राइस है जो इतना ज्यादा रखते हैं कि कई फार्मर, छोटे फार्मर उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो जो उसका प्राइस है वो भी ऐसा रखना है कि ना तो ज्यादा कम रखें कि आपको नुकसान हो, ना ही बहुत ज्यादा रखें ताकि फार्मर्स उसको अफोर्ड ही ना कर पाए। तो रीजनेबल प्राइस भी जरूरी है, जिसपे फार्मर्स है वो आसानी से सीड को ले सके। ठीक है बच्चे, ये तो आपका हो गया सीड टेक्नोलॉजी होती क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत है इसकी स्टडी करने के लिए, और इसके ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस क्या है। और हमने सीड और ग्रेन में डिफरेंस भी पढ़ लिया है, क्या होप सो किसी को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है सीड और ग्रेन में, कि सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस है, वो भी आज हमने कर लिया है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एक मेन टॉपिक है जो deterioration causes of crop varieties and their control। डेटरियोरेशन मतलब डिलीशन या खराब होना या फिर कमियां आ जानी क्रॉप वैरायटीज में, उनके कौन कौन से कारण हैं जिसके थ्रू वैरायटीज खराब हो जाती हैं, डेटरियोरेट हो जाती हैं, और उनके कंट्रोल क्या क्या है। तो जो मेन इसके काउज हैं वो हैं द सेवरल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन एज लिस्टेड बाय कादाम साइंटिस्ट। 1942 में उन्होंने ये फैक्टर्स या कॉज दिए थे जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज डेट्रोराइट होती हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंटल वेरिएशन, मैकेनिकल मिक्सचर्स, म्यूटेशन, नेचुरल क्रॉसिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइनर जेनेटिक वेरिएशन, selective influences of disease, techniques of the breeder, breakdown of the male sterility, and improper defective seed certification system। ये 9-10 हैं जो कारण हैं जिसके थ्रू जो वैरायटी है वो डेट्रोरेट होती है, और जो फार्मर्स हैं उनकी शिकायतें भी आती हैं,
और जो उनकी यील्ड है वो भी बेचारे, उनकी जितनी यील्ड उनको चाहिए होती है कि हाँ अगर वो वैरायटी लगा रहे हैं, कोई न्यू वैरायटी आ रही है मार्केट में, तो उनको होगा ही ना, हाँ हमें इससे कोई फायदा हो, जहाँ चाहे इकोनॉमिक पर्पज से हो। ज्यादातर में लोगों को यही होता है कि हाँ वो यील्ड अच्छी ले सके। तो ये कारण है जिनके वजह से जो वैरायटीज हैं वो डेटेरियोरेट हो जाती हैं। इसमें जो फर्स्ट रीजन है वो है डेवलपमेंटल वेरिएशन। When a seed crop is grown in difficult environmental conditions such as different soil, fertility condition, under saline or alkaline condition, or under different photoperiods or different elevation or different stress condition for several consecutive generations, the development variation may arise as differential growth response. To avoid or minimize such developmental variation, the variety should always be grown in adaptable area or in the area for which it has been released. If due to some reason it is grown in non-adaptable areas, it should be restricted to one or two seasons, and the basic seed, that is nucleus seed and breeder seed, should be multiplied in adaptable areas. तो जो वेरिएशन है वो कैसे क्रिएट होती है? वेरिएशन चेंजेस बोल सकते हो आप, किस वजह से आते हैं? मान लो आप अगर कोई क्रॉप लगा रहे हो, ठीक है, उसको टेम्परेचर तो चाहिए 25 डिग्री या 30 डिग्री, लेकिन आप उसको लगा कहाँ पे रहे हो जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस है, या फिर उससे कम ही है, 15 में लगा रहे हो या 10 में लगा रहे हो, तो भाई वो ग्रो कैसे करेगा? तो उसमें तो वेरिएशन आएगी ही आएगी, चेंजेस आएंगी आएंगे, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, उसमें डिजीज एंड पेस्ट भी आएंगे, तो जिससे जो हमारी वैरायटी है वो डेटेरियोरेट होगी ही होगी। चाहे आप उसको डिफरेंट सॉइल में लगा रहे हो कि उसको सॉइल जो है एलुवियल चाहिए या लूम सॉइल चाहिए, लेकिन आप उसको दे ग्ले सॉइल दे रहे हो या एसिडिक सॉइल दे रहे हो, या फिर सलाइन या अल्कलाइन कंडीशन के अंदर लगा रहे हो, या फिर डिफरेंट फोटो पीरियड्स के अंदर लगा रहे हो, मतलब ये सारी चीजें जो कारण बनते हैं डेवलपमेंटल वेरिएशन, वेरिएशन को डेवलप करती हैं, और जब वेरिएशन आती है तो वो जो वैरायटी को है डेटरेट करती ही करती है। और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है? To avoid or minimize such developmental variation, the variety should always be grown in adaptable area. इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें वैरायटी उसी एरिया में लगानी चाहिए जहाँ पे वो वैरायटी उस कंडीशन को या क्लाइमेट को अडेप्ट कर पाए, या जहाँ पे आपने वैरायटी रिलीज करनी है उस हिसाब से हमें क्लाइमेट चूज करना चाहिए। मान लो आपने पंजाब में वैरायटी रिलीज करनी, तो आप पंजाब में ही उसको लगाओगे ना सीड प्रोडक्शन के लिए। ऐसा तो नहीं है कि पंजाब में आपने वैरायटी रिलीज करनी और फिर लगा हिमाचल में रहे हो, तो वहां तो क्लाइमेट का फर्क है ना, उसमें तो फिर चेंजेस वेरिएशन आएंगे ही आएंगे। तो वहां पे ही लगानी चाहिए जहाँ पे वो क्लाइमेट को है उसके लिए अडेप्टेबल है, या यहाँ पे आपने वैरायटी रिलीज करनी। और सबसे बड़ी बात, जो न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड होता है, जो न्यूक्लियस जो इंस्टीट्यूट वगैरह द्वारा किया जाता है, या फिर उसके बाद ब्रीडर सीड आता है, वो तो कम से कम अडेप्टेबल एरिया में होगा, क्योंकि आगे से आगे फिर सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, इन सब की प्रोजेनी है ना, तो वो इन सबसे F1 F2 दोबारा करके वो बनेंगे। तो जो न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड है वो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए अडेप्टेबल एरियाज। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है मैकेनिकल मिक्सचर। मिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैरायटी को डेटोरेट करने में। दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ द वैरायटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। Mechanical mixture may take place right from sowing to harvesting and processing in different ways, such as contamination through field मीन्स, ये एक मेजर सोर्स है वैरायटी में कंटेमिनेशन डालने के लिए। जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारी वैरायटी है उसको कंटेमिनेट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिक्सचर किसी के थ्रू भी हो सकता है, चाहे वो आपकी फील्ड के थ्रू हो जाए, सेल्फ सोन सीड और वॉलंटियर प्लांट्स। मान लो कि आप किसी फील्ड में सो कर रहे, सोन करना है अपने सीड, लेकिन वहां पे पहले ही किसी और क्रॉप के सीड पड़े हैं ऐसे ही बिखरे, या कोई और प्लांट है वहां पे आपने प्रॉपर उसको
कल्चरल प्रैक्टिस है, इंटर कल्चर ऑपरेशन नहीं दिए, टिलेज वगैरह नहीं की, फ्लोइंग नहीं की, वैसे ही आपने लगा दिया, तो उसके थ्रू भी जो है मिक्स होंगे सीड, किसी और वैरायटी के आपकी वैरायटी के साथ जो सीड वो मिक्स हो जाए। या फिर सीड ड्रिल, जो मशीन आप यूज कर रहे हो, लेकिन अब जब आप उसको फील्ड में लेके आए क्रॉप को सोन करने के लिए, लेकिन पहले आपने उसको साफ नहीं किया, उसमें भी किसी और क्रॉप के सीड पड़े हैं, कोई और किसी दिन सोइंग की थी आपने उसी ड्रिल मशीन के साथ, तो वो भी मिक्स, जब दो तीन सीड मिक्स होके वहां पे लग जाएंगे तो उसका क्या बनेगा भाई। तो ये भी चीजें आपने ध्यान में रखनी। Carrying to different variety adjacent to each other, growing to different varieties adjacent to each other, तो ये भी चीजों का ध्यान रखना कि दो अलग अलग वैरायटीज एक साथ में या एक दूसरे के पैरेलल नहीं लगानी है, ताकि कई बार पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन वाटर के थ्रू भी हो सकती है, विंड के थ्रू भी हो सकती है। तो उसको ध्यान रखना है कि अगर हम सीड प्रोडक्शन के लिए वैरायटी यूज कर रहे हैं तो उसको आइसोलेशन डिस्टेंस भी प्रॉपर मेंटेन रखना है। थ्रेशिंग फ्लोर, जहाँ पे आप थ्रेशिंग कर रहे हो वो फ्लोर गंदा है आपका, उसमें मिट्टी है या क्लॉड्स हैं या कुछ और पड़ा है, वो भी मिक्स हो सकता है, तो थ्रेशिंग फ्लोर को प्रॉपर क्लीन करके रखना चाहिए। फिर कंबाइन, हार्वेस्टिंग के टाइम जब आप कंबाइन लेकर आते हो, मान लो कि वो किसी और क्रॉप की हार्वेस्ट करके या किसी और फील्ड में, और उसको डिजीज थी, तो जब वो आपके फील्ड में हार्वेस्ट करने आएगी तो आपके फील्ड वाली क्रॉप को भी इन्फेस्ट करेगी, तो उसका भी ध्यान रखना। बैग्स और सीड बिन्स, जिस बैग से हमने सीड को डालना है उस बैग को प्रॉपर क्लीन करके रखना है। ऐसा नहीं कि पुराने बैग उठा के आपने, उसमें कोई कंकर पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं छोटे छोटे, वो मिक्स हो जाएंगे फिर आपके उसमें। या फिर जब सीड प्रोसेसिंग होता है उस टाइम भी ध्यान रखना है कि प्रोसेसिंग के टाइम किसी चीज का उसमें मिक्स ना हो जाए। टू अवॉइड दिस सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल contamination, it would be necessary to rogue the seed, फिर प्रॉपर रोगिंग होनी चाहिए उसकी at different stages of crop growth and to take at most during seed production, harvesting, threshing and processing. फिर आती है म्यूटेशन। म्यूटेशन तो हमने देखा कि इतनी जल्दी तो होती नहीं, अगर होती है तो ये भी आपकी वैरायटी को डेटरेट कर सकती है। It is not a much importance as occurrence of spontaneous mutation is very low, 10 raised to power minus 7. If any visible mutation are observed, they should be removed by logging. अगर आपको लग रहा है कि कोई म्यूटेशनल प्लांट आपकी जो वैरायटी है या क्रॉप में या दिख रहा है आपको ग्रो हुआ, तो उसको उखाड़ दो, वहां से रिमूव कर दो, दैट्स इट। तो ऐसे म्यूटेशन जल्दी होती नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ऑब्जर्व लग रहा है कुछ ये अलग चीज दिख रही है आपको, तो उसको आप उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेचुरल क्रॉसिंग। It is an important source of contamination in sexually propagated crops due to integration of genes from unrelated genotypes. The extent of contamination depends upon the amount of natural cross fertilization, which is due to the natural crossing with undesirable types yet diseased plants. On the other hand, natural crossing is the main source of contamination in cross fertilized or often cross fertilized crops. And the extent of genetic contamination in seed fields is due to natural crossings, depends on breeding system of the species, isolation distance, varietal mass, pollinating agent. To overcome the problem of natural crossing, isolation distance has to be maintained. Increase in isolation distance decrease the extent of contamination. The extent of contamination depends on the direction of wind flow, number of insects present and their activity. नेचुरल क्रॉसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैरायटी को डेटरोरेट करने में, खास करके सेक्सुअल प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में। इसमें क्या होता है कि कई बार जब हम वैरायटी लगाते हैं, नेचुरल क्रॉसिंग होगी या तो वो हवा के साथ हो जाएगी या फिर पानी के साथ हो जाएगी, हनी के साथ हो सकती है। तो मतलब किसी के साथ अगर नेचुरल क्रॉसिंग होती है आपकी, जो आपने क्रॉप लगाई है, जब आप सीड प्रोडक्शन करोगे भाई, आप क्रॉसिंग तो होगी ना, तभी वो उसमें जो फ्लावर बनेंगे या फ्रूट आएंगे उसके बाद। जब वो क्रॉसिंग होते हैं कई बार क्या होता है कि ऑफ टाइप प्लांट साइड में होते हैं या कोई डिजीज प्लांट होता है हमारे फील्ड में,
उसके साथ नेचुरल क्रॉसिंग हो जाती है। जब उसके साथ नेचुरल क्रॉसिंग होगी, मान लो डिजीज प्लांट के साथ होगी, तो जब उसके पॉलन आएंगे हमारी क्रॉप में, चाहे वो विंड के थ्रू हुआ, चाहे वो वाटर के थ्रू हुआ, चाहे वो किसी हनी के थ्रू हुआ, जो हमारी हनी बीज होती हैं, तो वो हमारे प्लांट को भी तो इन्फेक्ट करेगा ना, उसमें तो डिजीज कॉज करेगा। अगर डिजीज आ गई तो वो जो हमारी वैरायटी है वो क्या हो जाएगी, कंटेमिनेट। तो जो इसका मेन सोल्यूशन है वो क्या है, आइसोलेशन डिस्टेंस। आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप अपना सीड अपनी क्रॉप लगा रहे हो, जो अगर कोई उसके इर्द गिर्द या आले दुआले कोई क्रॉप लगी हुई है, तो प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। कम से कम आइसोलेशन डिस्टेंस हो, ताकि जो पॉलन्स है वो हवा के थ्रू वहां तक पहुंच ही ना पाए। ठीक है। मेन जो इसकी सोल्यूशन है वो आइसोलेशन डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करके रखना होगा। जितना आप आइसोलेशन डिस्टेंस रखोगे उतना ही आपके जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। फिर एक और है सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज। वेरिएशन हमने पहले पढ़ ही लिया है। एक है सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज। Proper plant protection measures must be taken against major pests and disease, otherwise the plant as well as the seed get infected. In case of foliar disease, the size of the seed gets affected due to poor supply of carbohydrates from infected photosynthetic tissue. In case of seed and soil-borne disease like downy mildew, ergot of jowar, smut of bajra, bunt of wheat, it is dangerous to use seed for commercial purpose when the crop gets infected. New crop varieties may often become susceptible to new races of diseases or out of seed production programs. Example, Surekha falguna becomes susceptible to gall mitch biotype। डिजीज का आप सबको पता ही है, जब आपके प्लांट में या क्रॉप में डिजीज लगेगी तो वो कंटेमिनेशन होगा। अगर कंटेमिनेशन होगा तो आपका सीड खराब होगा, सीड खराब होगा तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी तो आपको लॉस होगा, उसकी ग्रोथ भी नहीं अच्छी हो पाएगी, जर्मिनेशन परसेंटेज भी लो हो जाएगी। मतलब प्रॉपर प्लांट प्रोटेक्शन मेजर आपने रखने हैं अगेंस्ट, चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट है या कोई डिजीज है, अदरवाइज वो आपके प्लांट को इन्फेक्ट करेगी ही करेगी। और अगर आपके प्लांट को इन्फेक्ट करेगी तो आपके यील्ड में कमी होगी और आपको लॉस होगा। फिर वो जो प्रोडक्शन के लिए सीड नहीं रहेगा, जो आप सेल के लिए या वो वैरायटी रिलीज नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब सर्टिफिकेशन होते हैं तो वो चेक करते हैं कितना कंटेमिनेशन हुआ, कितना आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किया। आप ऐसा नहीं है ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी नहीं यूज कर सकते। तो प्रॉपर प्लांट प्रोटेक्शन मेजर आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इसके द्वारा मैं अपने प्लांट को है या इन्फेक्ट होने से बचा सकता हूँ। टेक्निक्स ऑफ द ब्रीडर। Instability may occur in variety due to genetic irregularities if it is not properly assessed at the time of release. Premature release of variety which has been breed for particular disease leads to production of resistant and susceptible plant, which may be an important cause of deterioration. When Sonalika and Kalyan Sona wheat varieties were released in India for commercial cultivation, the genetic variability in both the varieties was still in flowering stage. Several secondary selections were made by the breeders. ब्रीडर की जो टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपकी क्रॉप के बारे में पता ही नहीं है, कब उसमें फ्लावरिंग स्टेज आ रही है, कब वो मैच्योर हो रही है, कब उसमें ग्रोथ फेस है, कब वेजिटेटिव फेस है, कब रिप्रोडक्टिव फेस है, कब आपने मैस्कुलेशन करनी है, कब पॉलिनेशन करनी है, अगर क्रॉस पॉलिनेट कर रहे हो आप, सेल्फ पॉलिनेशन चलो अपने आप हो जाती है वो। तो अगर उसको ब्रीडर टेक्निक्स ही नहीं सही मिलेंगी, पता ही नहीं है प्रॉपर क्रॉप के बारे में। जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा इंसेक्ट पेस्ट इनको इन्फेक्ट करता है, कौन सी डिजीज लगती है इसमें, कब इसमें जो ग्रोथ फेस होता है, वेजिटेटिव फेस, या कब रिप्रोडक्टिव की, कब फ्लावरिंग स्टेज आती है, कब ये मेच्योर होगी, कब हमने हार्वेस्टिंग करना है, फिर उसके बाद कैसे प्रोसेसिंग करनी है, वो सारा जो चीज़ हमें पता होना चाहिए।
अगर ब्रीडर जो सीड प्रोड्यूस कर रहा है उसको पता ही नहीं है, उसकी टेक्निक्स अच्छी नहीं है, उसको मैस्कुलेशन पॉलिनेशन ही नहीं करनी आ रही है, या उसको क्रॉप का ध्यान रखना ही नहीं आ रहा है कब उसने क्या करना है, तो वो जो आपकी प्लांट क्रॉप इन्फेक्ट होगी, किसी डिजीज से भी हो सकती है, इंसेक्ट पेस्ट से भी हो सकती है, या उसमें कई बार वेरिएशन शो होती है फ्लावरिंग स्टेज में, जैसे उन्होंने सोनालिका और क्लैम सोना की एग्जांपल बताई हुई है। तो जो ब्रीडर की टेक्निक है वो बहुत सही से अच्छी, उसको पता होना चाहिए सब कुछ क्रॉप के बारे में कि कैसे उसने किस टाइम पे क्या करना है। फिर उसके बाद आता है इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन। उसके पहले है ब्रेक डाउन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी आपको पता है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए ज्यादातर वो यूज होता है। जनरली इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इफ देयर इज एनी ब्रेकडाउन ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन मेल लीड्स टू मिक्सचर ऑफ F1 हाइब्रिड्स एंड सेल्फ। जो F1 हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के टाइम अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है मेल स्टेरिलिटी में, तो वो क्या लीड करता है, F1 जो हाइब्रिड हमारा होता है वो सल्फिंग के साथ, सल्फर जो होते हैं उसके साथ मिक्स हो सकता है। और उसके बाद आता है प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन। सीड सर्टिफिकेशन की बात मैं शुरू से ही कर रहा हूँ कि जब कोई सीड प्रोडक्शन करता है तो सीड सर्टिफिकेशन होगी ही होगी। विदाउट सीड सर्टिफिकेशन आपकी वैरायटी रिलीज नहीं हो सकती, आपकी वैरायटी जो मार्केट में नहीं आ सकती। इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन, it is not a factor that deteriorate the crop variety, but is there is any lacuna in any of the above factor, and if it is not checked, it may be lead to deteriorate of crop varieties। वही बात आ गई ना, मान लो ये आपकी वैरायटी को खराब नहीं करता, इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन आपकी क्रॉप शुरू से लेके हार्वेस्टिंग तक अगर चेक नहीं हुई, उसका ग्रोथ फेस, उसकी इरिगेशन, उसकी कंटेमिनेशन कितनी है, डिजीज कितनी लगी है, इंसेक्ट पेस्ट ने अगर हार्म किया, कितना अपन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज की, अगर वो सारा कुछ चेक ही नहीं हुआ, उसका सर्टिफिकेशन ही नहीं हुआ, तो कैसे वो वैरायटी है जो अगर मार्केट में आ भी गई विदाउट सर्टिफिकेशन, वैसे तो आती नहीं है, तो उसमें किसी को पता ही नहीं है कि कितनी इन्फेक्ट हुई है, कैसे बोल सकते हैं कि हाँ आपने सीड प्रोडक्शन किया है। तो वो फिर आगे जाके डेटोरेशन का एक कारण बन जाते हैं, जब वो फार्मर्स लगाएंगे फिर उसमें डिजीज होगी या इंसेक्ट पेस्ट दोबारा फिर से उसमें आएंगे। तो अगर सीड सर्टिफाइड या सर्टिफिकेशन नहीं होती तो वो भी एक कारण बनता है डेटोरेशन का। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक सीड टेक्नोलॉजी, उसकी डेफिनेशन की हमने, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, सीड्स और ग्रेन में डिफरेंस पढ़ लिया, फिर वैरायटी डेटोरेशन के कॉज पढ़ लिया और उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है जेनेटिक प्योरिटी कैसे मेंटेन करते हो ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन, जी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज का जो टॉपिक था एक मेन टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीड टेक्नोलॉजी अगर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, या इसका स्कोप क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो सीड प्रोडक्शन में आप देख सकते हो बहुत बेनिफिट है आपका, बहुत स्कोप है। अगर आप सीड प्रोड्यूस करते हो, हाँ मानता हूँ उसको समय लगता है, उसको उसका प्रोसेस है जो बहुत ही लंबा होता है, सर्टिफिकेशन होता है, सब पहले सीड लगाते हो, फिर सर्टिफिकेशन प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, खर्चा भी होता है बहुत लाखों में इसको सीड प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, अगर आपकी कोई वैरायटी है रिलीज होती है मार्केट में या लॉन्च होते हैं, तो आपको उससे बेनिफिट भी बहुत होगा। सेल के बाद जब आपकी वैरायटी है जो मार्केट में फेमस हो जाएगी या फार्मर्स उसको पसंद करने लगेंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सीड प्रोडक्शन का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्टडी में, खास करके एग्रीकल्चर में। अगर हम एग्रीकल्चर के फील्ड में हैं, सीड प्रोडक्शन का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रीडिंग लगा लो चाहे सीड प्रोडक्शन लगा लो, क्योंकि ये सारा एग्रीकल्चर सीड पे ही तो डिपेंड है। कोई भी क्रॉप लगाते हैं हम सीड सोइंग करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, सारा कुछ सीड से तो स्टार्ट होता है। तो सीड टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीजें हम स्टडी करते हैं वो भी सारा आज हमने पढ़ लिया। कैसे सुपीरियर वैरायटीज उसको ऑब्टेन करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, रिलीज करते हैं, वो सारा भी आज हमने स्टडी किया। सीड प्रोडक्शन, फिर सीड प्रोसेसिंग,
सीड मल्टीप्लिकेशन, सीड सर्टिफिकेशन, फिर सारे सब जब सब चीजें हो जाती है, सर्टिफिकेशन हो जाता है, फिर सीड मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट में जाता है सीड। फिर उसके बाद सीड और ग्रेन में डिफरेंस स्टडी किया। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि सीड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन, तो काफी बच्चों को तो पता ही नहीं होता है। ठीक है बच्चे, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें। थैंक यू बच्चे।